Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 8 फरवरी 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले देखो, पिछले कुछ दिनों में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए। देखो पहले क्या होता था, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी लगाता था। आपको पता होगा वीडियो के लास्ट में हम लोग क्विज शेयर किया करते थे, बीच मैंने इसको बंद कर दिया था, लेकिन काफ़ी डिमांड आई है, उसकी वजह से आज से हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे। अब वापस स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसको लास्ट में सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, लाइक करके जल्दी से और 2K प्लस टारगेट को यहाँ पर अचीव करवा दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। नाउ यह है आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्राइलेटरल रिलेशनशिप। ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को हम लोग कवर करेंगे। अब ये चर्चा में क्यों है, उससे पहले ये जान लो, ये आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर आपका टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशन का। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बार इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आखिरकार चर्चा में क्यों है। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, ठीक है, इन्होंने सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाए और बोला जो आज के टाइम पर करंट गवर्नमेंट है, जो हमारी करंट सरकार है, इनकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है नहीं, और इनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही आज के टाइम पर चाइना और पाकिस्तान करीब आ चुके हैं। तो ये राहुल गांधी का कहना है। अब इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनका कहना यह है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप लोग इतिहास देखो 1963 के बारे में, अगर आप देखो तो 1963 में चाइना ने और पाकिस्तान ने अपने रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत कर लिए थे। पाकिस्तान ने जो सक्षकम वैली है वो चाइना को सौंप दिया था, तब भी तो रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना पाकिस्तान करीब नहीं आए हैं, ऐसा यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। अब ये तो हमने समझ लिया न्यूज़ में क्यों है, ये आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बाजी चल रही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट वाले काम चल रहे हैं। ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी देखो, पहले हम लोग कवर करते हैं पाकिस्तान चाइना के जो रिलेशनशिप है, इसका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो आप लोग ये देखोगे शुरुआत में जो पाकिस्तान है वो मेंबर हुआ करता था 2 ग्रुप्स का। एक ग्रुप का नाम है सियाटो और दूसरे का नाम है सेंटो। अब सियाटो और सेंटो क्या है, सियाटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो का नाम है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ग्रुप बनाए किसने थे, तो ये ग्रुप बनाए थे यूएस ने। तो एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो जब पार्टीशन हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुके थे, तो पाकिस्तान यूएस की साइड पे फेवर कर रहा था। पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे, और वहीं पर आप देख पाओगे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इंडिया बिल्कुल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में चल रहा था और यूएस में कैपिटलिज्म ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो पाकिस्तान यूएस के रिलेशन अपने आप में काफ़ी बेहतर थे, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, है ना। और उसी समय पर आप ये देखो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे थे, तो इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। तो आप कह सकते हो कि 1962 से पहले, क्योंकि वॉर तो 1962 में हुई थी, जो इंडिया चाइना के रिलेशन खराब होना चालू हुए हैं वो 1962 के बाद से हुए हैं। 1962 से पहले दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, दोनों कंट्रीज़ काफ़ी सारी आइडियोलॉजी के अंदर सेम थी, दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर पंचशील पॉलिसी को भी साइन कर रखा था। तो दोनों कंट्रीज़ काफ़ी सेम थी, लेकिन 1962 की वॉर के बाद सिचुएशन खराब हुई। अभी मैं उस टॉपिक पर भी आऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और यूएस दोनों के रिलेशन काफ़ी बेहतर देखने को मिलेंगे और इंडिया चाइना के रिलेशन काफ़ी बेहतर रहा करते थे। आगे चलते चलते मैं आपको बता दूंगा कैसे पाकिस्तान चाइना एक हो गए और यहाँ पर इंडिया और यूएस की साइड से रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पंचशील पॉलिसी है वो भी साइन करी गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। किस किस के बीच में, इंडिया और
चाइना के बीच में। यहाँ पे पंचशील पॉलिसी क्या है तो आप लोग इस पीडीएफ में देख पाओगे, ये पांचों पॉलिसीज, पांचों टर्म्स यहाँ पे बताए गए हैं। पंचशील प्रिंसिपल्स इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगी, एक दूसरे की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, ठीक है। एक दूसरे की कंट्री में नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, एक दूसरे की कंट्री मतलब इंटरफेरेंस नहीं करने वाले। उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो काफ़ी इक्वल रहेगा, एग्रेशन नहीं रहेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा, शांतिपूर्वक रहेंगी। तो ये पांच यहाँ पर आप कह सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं पंचशील प्रिंसिपल्स। ये साइन करे गए थे भारत और चाइना के बीच में, लेकिन आज के टाइम पर ये फॉलो नहीं होता क्योंकि रिलेशन खराब हो चुके हैं। क्योंकि जो पंचशील प्रिंसिपल्स हैं ये आप कह सकते हो साइन करे गए थे लगभग 1954 में, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, 1962 के बाद से रिलेशन इंडिया और चाइना के अपने आप में काफ़ी ख़राब हो चुके थे, है ना। तो उसके बाद ऊपर यहाँ पे अब हम लोग आने वाले हैं। तो होता क्या है, पंचशील प्रिंसिपल साइन हो चुके, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इंडिया चाइना के रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, उधर पाकिस्तान यूएस के रिलेशन काफ़ी बढ़िया थे। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर चाइना कर देता है 1962 के अंदर एक गड़बड़ी। 1962 में हो जाती है एक वॉर, ठीक है। चाइना की साइड से यहाँ पर आप कह सकते हो इंकर्शन देखने को मिलता है। तो इंडिया चाइना वॉर 1962 वाली होती है, और इसी वॉर की बाद, इसी वॉर की वजह से चाइना पाकिस्तान एक हो जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान चाइना की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, एक मैप पे लेकर चलता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला मैप देखो, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो ये वाला जो रीजन है, मान लो क्या यहाँ पर एक्साई चीन वाला रीजन है, इसको यहाँ पर चाइना ने कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो रीजन आपको देखने को मिलेगा ये पीओके वाला रीजन है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है ना। इधर आपको ये जो वैली दिख रही है ये है, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी साफ साफ दिखाई दें। वाह यार, पेन का कलर ही हट गया पूरा ही, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये आपको सक्शकम वैली देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इधर आपको अक्साई चीन देखने को मिलेगा, इधर आपको यहाँ पर पीओके देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, पाकिस्तान ने इस वाले रीजन को इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। इस वाले रीजन को 1962 की वॉर में चाइना ने कब्जा लिया, ठीक है। अक्साई चीन वाले एरिया को यहाँ पर 1962 में चाइना ने कब्जा लिया। अब चाइना ने कब्जा है तो पाकिस्तान तो खुश हो गया, पाकिस्तान ने बोला अरे वाह यार चाइना ने क्या करके दिखाया है। अब पाकिस्तान तो उस समय पर यूएस की साइड तक, मतलब यूएस की साइड से कह सकते हो रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा अब क्यों ना हम चाइना के साथ अपने रिलेशन को ग्रो करें और पूरे कश्मीर को पाकिस्तान पूरी तरह से कब्जा ले। ये यहाँ पर चाइना पाकिस्तान का एक तरीके से ये मेंटलिटी सेट हुई। तो पाकिस्तान ने क्या किया, देखो 1962 के अंदर वॉर हो चुकी थी, मैंने अभी आपको बताया ना 1962 में वॉर हुई। उसके बाद क्या किया, चाइना ने इस वाले एरिया को कब्जा लिया। अब हुआ क्या, इसके बाद पाकिस्तान के दिमाग में आया अब हम लोग चाइना के साथ रिलेशन को बढ़ाते हैं और अब इस पूरे एरिया को यहाँ पर कब्जाएंगे, ठीक है। इस पूरे एरिया को कब्जा कर एक तरीके से पाकिस्तान के अंडर में ले आएंगे। तो 1963 के अंदर इसी की चक्कर में पाकिस्तान ने जो ये सक्शकम वैली है, जो आपको यहाँ पर ये सक्शकम वैली नज़र आ रही होगी ऊपर की साइड, ये जो रीजन है ये वैली उठाकर चाइना को दे दी। तो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये जो वैली है ये चाइना के पास में है। तो ये 1963 के अंदर हो चुका था, जिसको अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बताते हैं कि बोल रहे हैं कि ऐसा आज के टाइम का नहीं है, बहुत पहले से ही है कि पाकिस्तान चाइना एक तरफ है, ठीक है। उसके बाद तो रिलेशन और तगड़े ग्रो होते ही रहे पाकिस्तान और चाइना के। क्लियर हुआ। पहले मैंने आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1962 में वॉर हुई, और 1962 में वॉर होने के बाद 1963 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो सक्शकम वैली है वो चाइना को दे दिया। सक्शकम वैली क्या है, कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया। कौन से टेरिटरी के अंदर देखने को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये तो बात हुई अलग 1963 की, कहानी आगे बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। फिर उसके बाद 1970 में आप कह सकते हो एक अग्रीमेंट और हो गया, वो हो गया कराकोरम हाईवे बनाया जाएगा चाइना पाकिस्तान के थ्रू मिलकर 1970s में, ठीक है। तो ये अग्रीमेंट हो गया कि हम लोग पाकिस्तान वाले रीजन में यहाँ पर हम लोग एक हाईवे बनाने वाले हैं। तो इसके बाद रिलेशन और अच्छे हो गए। पाकिस्तान ने सोचा कि हमें चाइना की तरफ से सपोर्ट और मिल रहा है, हम लोग इंडिया के ऊपर कब्जा करेंगे। बार बार इंडिया के साथ लड़ाई करने की काफ़ी कोशिश करी, इंडिया के ऊपर काफ़ी हमले करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर अगेन इंडिया ने यहाँ पर इनको वापस से भगाया दौड़ा दौड़ा कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। उसके बाद 1965 की जब आप वॉर देखोगे तो मैंने आपको बताया ना बीच बीच में होता रहा। 1963 के अंदर क्या हुआ, 1963 में पाकिस्तान ने ये वैली उठाकर किसको दे दी, चाइना को। फिर उसके बाद पाकिस्तान सोचने लगा कि चाइना का हमारे पास पूरी तरह से सपोर्ट आ चुका है, अब पूरी तरह से हमारे पास सपोर्ट है। तो 1965 के अंदर पाकिस्तान ने आप कह सकते हो कि क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, जहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी,
क्लियर हुआ? आई होप आप लोग चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैंने आपको काफ़ी सारे रिलेशंस बता रहा हूँ, इतिहास के जो भी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, मतलब आपने देख लिया कि हाँ इंडिया और चाइना, वो सॉरी यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना अपने साइड में एक तरफ आगे बढ़ चुके हैं। अब इनके रिलेशन और बढ़ते हैं। इनके रिलेशन कैसे बढ़ते हैं? न्यूक्लियर कॉपरेशन हो जाता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। चाइना और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर कॉपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। 1970s में यहाँ पर न्यूक्लियर कॉपरेशन इनका जो है वो इंक्रीज होना चालू होता है। उसका 1970s 80s के अंदर यहाँ पर ये लोग इसको डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ चाइना है। चाइना ने यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई है पाकिस्तान को, ठीक है। तो चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की मदद करी है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आए। उसके बाद सितंबर 1986 के अंदर पाकिस्तान चाइना ने मिलकर यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें यहाँ पर जो चाइना है वो यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेगा पाकिस्तान को, ऐसा यहाँ पर एक अग्रीमेंट किया गया। उसके बाद 1991 के अंदर चाइना ने वापस अग्री किया कि हम लोग पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे जो क्वीन शाह 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा इंडिया ने खुद का न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट कर लिया था 1998 के अंदर, ठीक है। तो अब न्यूक्लियर डिवाइस खुद का टेस्ट किया। अच्छा, उस न्यूक्लियर का डिवाइस का नाम क्या था, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान लगातार आप कह सकते हो कि डेवलप करता गया रिलेशन, और पाकिस्तान को यहाँ पर मदद मिलती रही चाइना से। और पाकिस्तान आज के टाइम पर जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेकर बैठा है वो कहीं ना कहीं आई है चाइना की मदद से। आई होप आप लोग यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे। तो इसके थ्रू आपने देखा वापस से चाइना पाकिस्तान लगातार ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। रेगुलरली चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं एक तरफ से। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का इतिहास क्या है। ये तो हम लोगों ने ये समझा कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप कैसे ग्रो होते हुए चले गए, है ना। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इंडिया चाइना के जो टाइज है उनका इतिहास क्या है। देखो 1988 की बात है, यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ वॉर वगैरह हो चुके हैं। 1962 में वॉर हो चुकी है, उसके बाद रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, पाकिस्तान चाइना एक हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ पर चलता है। फिर 1988 के समय के अंदर क्या होता है कि जो हमारे राजीव गांधी जी है वो अप्रोच करते हैं चाइना को। अब चाइना को अप्रोच करके डिस्कशन चलता है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारेंगे। तो बातचीत होती है, और बातचीत होने के साथ साथ अब रिलेशन हमारे अच्छे होने चालू होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रिलेशन सिर्फ और सिर्फ व्यापार के मामले में फोकस किया गया था। इन्होंने बोला सारी जो भी झगड़े हैं, लड़ाई सब एक तरफ, बॉर्डर डिस्प्यूट एक तरफ, लेकिन हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो इनफैक्ट उस समय पर व्यापार को लेकर रिलेशंस डेवलप करे गए, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट थे वो अपनी तरफ चल रहे थे, लेकिन व्यापार के तौर पर रिलेशंस को इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया चाइना का व्यापार भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। व्यापार में हम लोग यहाँ पर लगातार करते रहे हैं, इंडिया चाइना के बीच में व्यापार लगातार चलता रहा है, चाहे कोई भी डिस्प्यूट रहे, क्योंकि ये एग्रीमेंट पहले हो चुका था, ठीक है। और इसी की वजह से चाइना ने बाद में हम लोग को सपोर्ट भी किया। आपको पता होगा कारगिल जो वॉर हुआ 1999 के अंदर, यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान को एडवाइस दिया कि भाई आप विड्रॉ कर लो अपने ट्रूप्स को, ठीक है, और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करो। उसी प्रकार से जो भी अलग अलग पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2002 के अंदर, मुंबई टेरर अटैक 2008 के अंदर, ऐसे अलग अलग अटैक्स देखने को मिले जहां पर अगेन चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब चाइना ने एक तरीके से पाकिस्तान को ही रोकने की कोशिश करी है। इंडिया के साथ यहाँ पे आप देख पाओगे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो चुके थे व्यापार के मामले में, ठीक है। बाकी सारे डिस्प्यूट्स अपनी तरफ है, लेकिन व्यापार के मामले में रिलेशन इनके देखने को मिल जाएंगे, और वो व्यापार के मामले में रिलेशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी की वजह से, ठीक है। या आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और एक टाइम पर आपको पता होगा रिलेशन जब बहुत ही अच्छे थे तो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई करके यहाँ पर नारा लगाया जाता था, बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन आज के टाइम पर वैसे रिलेशन ऑब्वियस ही बातें हैं नहीं, जब से यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें, इसका हिस्ट्री बता दी है। लेकिन अब बात करते हैं हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है, मतलब करेंटली आज के टाइम पर यहाँ पर इंडिया चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कैसा है। देखो करेंटली अगर हम बात करें तो पहली बात यूएस इंडिया एक हो चुके हैं, ठीक है, और चाइना पाकिस्तान एक हो चुके हैं। यूएस इंडिया एक हुए जब आप कह सकते हो न्यूक्लियर डील हुई हमारी, और उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर डील के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाया 2005-6 के अंदर। जैसे ही इंडिया यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हुई, चाइना पाकिस्तान यहाँ पर दंग रह गए, टेंशन में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इन्होंने यहाँ पर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही सी पैक कॉरिडोर बनाने के बारे में चर्चा की गई, जो कि इंडिया की टेरिटरी से पास हो रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, आज के टाइम पर इंडिया और चाइना के रिलेशन और खराब हो गए, और पाकिस्तान चाइना और बढ़ गए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपको यहाँ पर ये वाला मैप देखना है, मैंने सारे मैप यहाँ पर बराबर में लगा दिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप लोग ये वाला मैप देखोगे,
एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चाइना का प्रोजेक्ट है जहाँ पर चाइना ने फोकस किया है हम पूरे दुनिया भर को कनेक्ट करेंगे एक लैंड के माध्यम से और सी के माध्यम से। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे अलग अलग पोर्ट्स, अलग अलग जगह यहाँ पर कब्जा रखे हैं और ले रखा है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक एरिया यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना का जिंजियांग रीजन है। इसके बीच में एक कॉरिडोर यहाँ पर ऐसे बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखने वाली बात यह है, ये इंडिया के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया से निकलता है। हालांकि पीओके वाला रीजन है तो भारत का, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे ये प्रोजेक्ट इस प्रकार से निकाला गया है। तो अपने आप में ये भारत के लिए काफ़ी बड़ा विवाद है ना, भारत के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है। अगर आप लोग एग्जैक्टली सी पैक कॉरिडोर को देखना चाहते हो, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये चाइना से ये निकलता है प्रोजेक्ट, पूरा कॉरिडोर ये इंडिया से होकर निकलता है। तो ये अपने आप में इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है, इसकी वजह से रिलेशन हमारे और ज़्यादा खराब हुए हैं, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो करंट स्टेटस ये चल रहा है। आपने सी पैक के बारे में समझ लिया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ग्वादर पोर्ट के बारे में। ग्वादर पोर्ट आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान डेवलप कर रहा है पूरी तरह से, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो एक ग्वादर पोर्ट बना रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर, ये बेसिकली इसकी स्ट्रैटेजी है किसकी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहलाती है। नाउ क्वेश्चन ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आप लोग इस वाले पिक्चर को देख सकते हो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का मतलब है चाइना ने ना एक मोतियों की माला बुंदी है इंडिया के इर्द गिर्द। जैसे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे ये कॉरिडोर हुआ, सी पैक कॉरिडोर, ग्वादर पोर्ट यहाँ पे बना लिया, उसके बाद मालदीव्स में यहाँ पर एक पोर्ट ले लिया, श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, यहाँ पर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यांमार का एक पोर्ट बना लिया। तो इस प्रकार से भारत को यहाँ पर घेर चुका है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो ये चाइना की स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बोलते हैं। तो ये सारी करंट सिचुएशन है कि आज के टाइम पर रिलेशन कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें भी क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद अगस्त की बात करें, अगस्त 2019, सबको याद होगा अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, एक तरीके से ये इनऑपरेट हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसकी वजह से अगेन चाइना पाकिस्तान साथ में आ गए, चाइना पाकिस्तान साथ में और ज़्यादा आ गए और यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया अलग रह गया, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो लगातार आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो चाइना पाकिस्तान लगातार आप कह सकते हो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पर इनसे अलग है। उसके बाद पाकिस्तान क्यों चाइना के साथ इतना ग्रो हो गया, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ में सपोर्ट करता हुआ है। चाइना को जब आप लोग देखोगे तो चाइना की सबसे ज़्यादा निंदा होती है किस चीज़ को लेकर, सबसे ज़्यादा इनको कंडेम किया जाता है किस चीज़ को लेकर, जिंजियांग वाले रीजन को लेकर। ठीक है, यहाँ पे जिंजियांग वाला रीजन है। फिर उसके बाद चाइना ताइवान को कब्जाने के ऊपर कोशिश करता है। साउथ चाइना सी के अंदर पूरा साउथ चाइना सी के साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ है उनको यहाँ पर अपनी कंट्रीज़ बना देगी, उनके एरियाज़ में यहाँ पर घुसने की कोशिश करता है। तिब्बत वाला रीजन पूरा मतलब कब्जा ही रखा है पूरी तरह से, आपको ये सब पता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको चाइना का मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस मैप को अगर मैं जूम करूँ तो ये आप लोग इस मैप को देखोगे, यहाँ पर भारत देखने को मिलेगा, ऊपर चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जिंजियांग रीजन है और इस जिंजियांग रीजन के अंदर क्या है ना, उइगुर मुस्लिम्स यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। इन उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रहा है चाइना, इनफैक्ट यहाँ पर इनके ऊपर काफ़ी जीनोसाइड वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न है और इन सारे कंसर्न को देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। पाकिस्तान हमेशा चाइना की साइड पे खड़ा रहा है, चाहे कोई भी कंसर्न रहता है, कहीं पर भी निंदा हो रही हो, दुनिया भर में निंदा हो रही हो, लेकिन पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी रिलेशन इनके ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर से जो तालिबान है वो यहाँ पर आप कह सकते हो तालिबान आया अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया पूरा अफगानिस्तान को। तो उसके बाद चाइना अब अपना जुगाड़ फांस रहा है कि हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकें, एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जमा सकें और पाकिस्तान की मदद से हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक तरीके से अपना कब्जा कर सकें। तो चाइना आज के टाइम पर यहाँ पर भी फोकस करता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आप लोग को एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर जानने को मिली हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट को लेकर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो। तो अभी चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसी अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उन हीरोज़ को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है जब यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट के 100 साल पूरे हुए। ठीक है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 में ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो अभी 4 फरवरी निकल गई है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आ चुका है।
हम चौरी चौरा के बारे में बात करें तो चौरी चौरा बेसिकली एक टाउन है गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहीं पर आपको एक टाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई थी। ये सब बातें आप लोगों को मालूम होगी, नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। कुछ इस प्रकार के पिक्चर्स भी आप लोग को यहाँ पर गूगल पर देखने को मिल जाएंगे। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं इस इंसिडेंट के बैकग्राउंड की, आखिरकार क्या हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 की बात है, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अगेंस्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया कि अब हम लोग बिल्कुल भी, आप कह सकते हो, जो अंग्रेज है उनके साथ कोऑपरेट नहीं करने वाले। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने स्वदेशी को अपनाया। स्वदेशी मतलब हम अपना सारा सामान यूज़ करेंगे। हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना चालू कर दिया, ठीक है। जो एक तरीके से मशीन मेड क्लॉथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि जो कि बाहर से आ रही थी, उनको बिल्कुल हमने बॉयकॉट किया। हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री, अपना खुद का बनाया हुआ सामान यूज़ करेंगे। इस प्रकार से चीज़ें चलने लगी थी, ठीक है। तो आप लोग ये देख पाओगे, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, आखिरकार उस चौरी चौरा इंसिडेंट के पीछे का यहाँ पर रीज़न क्या था या फिर इसके कॉज क्या था, मैं आप लोग को वो समझाता हूँ, ठीक है। या फिर कॉज होने के बाद, इसके पीछे रीज़न होने के बाद जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो चुका था तो इसके बाद क्या क्या लोगों के रिएक्शन आए थे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 4 फरवरी की बात होती है। यहाँ पर 4 फरवरी में कुछ प्रोसेशन वगैरह निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं। अब वहाँ के जो पुलिस वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर उन प्रोसेशन, जो भी यहाँ पर लोग निकल रहे होते हैं, रैली निकल रही होती है, ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर, उन रैली वाले लोगों के अंदर, लोगों के ऊपर ये जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर उस भीड़ के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पुलिस वाले हैं उन भीड़ के ऊपर फायरिंग कर देते हैं और उन फायरिंग के अंदर कुछ लोग इंजर्ड होते हैं और कुछ लोग यहाँ पर जान चली जाती है, उनको गोली लग जाती है। तो भीड़ के ऊपर ऐसी फायरिंग की गई तो भीड़ तो बहुत गुस्सा हो गई। जब भीड़ गुस्सा हो गई तो उसके रिटेलिएशन में भीड़ ने यहाँ पर पुलिस वालों को दौड़ाया और उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो पुलिस वाले हैं वो सब यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जो पुलिस स्टेशन था उसके अंदर बंद हो गए। और पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करने के बाद उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और उन पुलिस वालों को भी जला दिया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर। तो आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर गए होंगे चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत तगड़ा रिस्पांस आया। ब्रिटिश जो राज चल रहा था, ब्रिटिश राज का बहुत ज़्यादा तगड़ा रिस्पांस आया। एक सेशन कोर्ट बैठाया गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक तरीके से पनिशमेंट दी गई, सेंटेंस किया बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट इसी पूरे क्राइसिस के अंदर लगभग 19 लोगों को मतलब फांसी भी चढ़ा दी गई थी, जैसे जैसे यहाँ पर ये पूरा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। नाउ जैसे ही महात्मा गांधी जी को पता चला कि हाँ यार ये सारा बवाल हो चुका है, चौरी चौरा इंसिडेंट हो चुका है, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया कि भाई हम लोग किसी के साथ अब कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ना अपने आप में बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो चुका था और महात्मा गांधी जी हमेशा नॉन वॉयलेंस के रास्ते पे चले हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने सोचा कि देखो अब ये ना अब बहुत खतरनाक हो चुका है और अब क्या है, लोगों के हाथ में, लोगों ने ऐसा करा है और अगर हम इस हिसाब से भी जीत लेते हैं, इस हिसाब से भी हम लोग अगर जीत जाते हैं, अंग्रेज़ों के ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं, तो इससे यहाँ पर कोई फ़ायदा होगा नहीं। आने वाले टाइम पर और परेशानी होगी क्योंकि लोग यहाँ पर हथियार उठा के ज़बरदस्ती ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमें काम लेना है नॉन वॉयलेंस की वजह से। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया कि अब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नहीं चलाएंगे। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। बहुत सारे लोग शॉक भी हो गए कि ऐसा क्यों किया गया। बहुत सारे लोगों ने निंदा की महात्मा गांधी जी की, लेकिन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर यही स्टेप उठाया कि अब लोग जो है ना काफ़ी हिंसक हो चुके हैं और अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत खतरनाक बन सकता है। इस वजह से इस कोऑपरेशन मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था इस पूरे चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 नए रामसर साइट आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे रामसर साइट क्या है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पोर्शन से। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आखिरकार इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको करा गया है सेलिब्रेट। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, पहली चीज़ ध्यान रखना, वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को, और अभी 2022 में 2 फरवरी को हमने इसको सेलिब्रेट किया पूरे दुनिया भर में। और इसी के अवसर पर हमें क्या हुआ, 2 नए और रामसर साइट्स मिले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 2 नई रामसर साइट्स मिली हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है खिजादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है और दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी के अंदर है। तो 2 नई रामसर साइट्स भारत के पास हो चुकी हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स क्या होता है, ठीक है।
पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि आखिरकार हम लोग 2 फरवरी को ये हम डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं खासकर 2 फरवरी को। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, इस दिन जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है वो हमने अडॉप्ट किया था। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को अडॉप्ट किया गया था 2 फरवरी 1971 में। कहाँ पर, ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पर। यहाँ पर एक कन्वेंशन ये था कि जो भी वेटलैंड्स होंगे, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे, वेटलैंड्स क्या होते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स होंगे उन वेटलैंड्स को कंजर्व किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी की वजह से यहाँ पर एक कन्वेंशन रखा गया था। और फिर उसके बाद रामसर कन्वेंशन अपने आप में एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बना, जहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। और रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए ताकि वेटलैंड को कंजर्व किया जा सके, वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आज के टाइम पर अगर हम बात करें, जो कंट्रीज़ जहाँ मतलब ऐसी कौन सी कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको यूके में देखने को मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम में 175 है, मैक्सिको में 142 देखने को मिलेंगे। ये रामसर की लिस्ट बताती है। रामसर क्या है, रामसर ईरान के अंदर एक शहर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें तय की गई थी, एक ट्रीटी बनाई गई थी कि भाई हम लोग यहाँ पर इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देंगे, इसी वजह से इसको रामसर साइट बोला जाता है। ठीक है, दुनिया भर की जो भी यहाँ पर वेटलैंड्स होती हैं उनको हम लोग रामसर साइट जब डिक्लेयर करते हैं तो बेसिकली इस लिस्ट के अंदर डालते हैं, रामसर लिस्ट के अंदर, और फिर उस वेटलैंड को एक प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसका जो बोलीविया है, बोलीविया के अंदर अगर हम बात करें, सबसे बड़े बड़े आपको एक मतलब लार्जर एरियाज देखने को मिलेंगे वेटलैंड्स के, मतलब जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसका जो थीम है साल 2022 के अंदर वो क्या है, वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं खासकर वनडे एग्जामिनेशन में, तो इसके बारे में ज़रूर आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली वेटलैंड होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, वेटलैंड यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो छोटा मोटा एरिया, आपको नाम से समझ में आ रहा है वेटलैंड, जो कि गीला एरिया है। ठीक है, अब गीला एरिया उसमें मैंग्रोव, मार्शेस, रिवर, लेक, डेल्टा, फ्लड प्लेन हो गया, फ्लडेड फॉरेस्ट हो गया, राइस फील्ड, कोरल रीफ, मैरिन एरियाज, कोई भी एरिया हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट मानव का खुद का हाथ से बनाया हुआ भी ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो सकते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया जहाँ पर हम लोग गंदे पानी को ट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हो गई, वो सारा वेटलैंड कहलाता है। और जो भी वेटलैंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम लोग एक तरीके से रामसर साइट भी डिक्लेयर कर देते हैं। और रामसर साइट क्या है मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर में पहले ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, वेटलैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। ये बाढ़ को रोक देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिजास्टर्स को काफ़ी टैकल कर पाते हैं, जो बाढ़ वगैरह आती है उनको रोका जाता है। ठीक है, उनका पानी इसमें चला जाएगा, प्लस पॉल्यूटेंट्स वगैरह को ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो बड़े बड़े झील होते हैं, नदियाँ होती हैं, जो भी वेटलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, जो वाटर की क्वालिटी है वो इंप्रूव करने में मदद करते हैं। तो वेटलैंड्स का अपने आप में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आज के टाइम पर हम लोग बात करें तो वेटलैंड्स यहाँ पर ह्यूमंस के लिए और प्लैनेट लाइफ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लगभग 1 बिलियन से जो ज़्यादा लोग हैं वो आज के टाइम पर वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो रह रहे हैं इन वेटलैंड्स की मदद से। और लगभग 40% जो दुनिया भर की स्पीशीज़, जो प्रजातियाँ हैं, वो यहाँ पर इन वेटलैंड्स के अंदर रहती हैं, इनके अंदर ब्रीडिंग भी करती हैं। ठीक है, तो अगेन वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, चाहे वो हमारे लिए फूड के लिए हो, रॉ मटेरियल्स के लिए हो, जेनेटिक सोर्स के लिए, मेडिसिन, हाइड्रो पावर, सभी चीज़ यहाँ से मिल रही है। प्लस उसके बाद खास बात तो यह है 30% जो हमारा लैंड है वो यहाँ पर आप कह सकते हो पीट लैंड देखने को मिलता है। पीट लैंड क्या होता है वो आपको ये देखने को मिलेगा, 30% ऑफ लैंड बेस्ड कार्बन, 30% जो लैंड बेस्ड कार्बन है वो आपको पीट लैंड में देखने को मिलेगा। पीट लैंड कुछ इस प्रकार से नजर आता है, जिसमें से ये हमने एक तरीके से निकाल दिया, मिट्टी आप कह सकते हो निकाली है, और ये यहाँ पर पीट कहलाती है। और इसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग एज अ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एनर्जी के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वेटलैंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार वेटलैंड को इतना खतरा क्यों है। ठीक है, वेटलैंड को काफ़ी सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें जिसका नाम है IPBS, मतलब इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ये बेसिकली एक रिपोर्ट आती है जिन्होंने बताया जो वेटलैंड्स है आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा खतरे में है। और अगर हम लोग बात करें जो वेटलैंड्स है वो डिसअपियर हो रहे हैं, 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर वेटलैंड्स खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं, मानव की हरकतों की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, लगातार गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से भी वेटलैंड्स सूखते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद यूनेस्को के अकॉर्डिंग बात करें जो वेटलैंड्स को काफ़ी बड़ा थ्रेट है,
वो आज के टाइम पर ये देखने को मिलेगा कि वेटलैंड्स अगर खत्म होंगे तो डेफिनेटली इससे बहुत सारे जानवर और बहुत सारे जो प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी डेफिनेटली काफ़ी खत्म होंगे। और सबसे बड़ा खतरा वेटलैंड को यह है, एग्रीकल्चर हो रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज लगातार बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी आज के टाइम पर वेटलैंड काफ़ी ज़्यादा खतरे में देखने को मिलेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर आखिरकार जो ये वेटलैंड्स है इनकी क्या स्टेटस या फिर इनकी क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। तो करेंटली भारत के पास टोटल 49 रामसर साइट्स हैं। आपको ध्यान रखना है, रामसर साइट्स वही वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। रामसर एक शहर है ईरान के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया। तो भारत के पास टोटल 49 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। कितना एरिया है वो यहाँ पर एरिया दिया गया है जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, आखिरी कौन कौन सी रामसर साइट है मैंने आपको बता दिया। दोनों अभी जो रिसेंटली जुड़ी हैं, एक बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है, दूसरा खिजादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर अभी यहाँ पर हो चुकी हैं टोटल 49। और अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो भी वेटलैंड्स हैं ये 19 प्रकार के आपको अलग अलग वेटलैंड्स देखने को मिलेंगे। गुजरात टॉप पर है, गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं, बताया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के एरिया आते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं वेटलैंड के मामले में, और ये आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई मैंने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर जो कोल की डिमांड है वो रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है। इस आर्टिकल को भी आप लोग अपने जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, साथ ही साथ एनर्जी के पोर्शन से भी रिलेट कर सकते हो। तो हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है, जो कोल की डिमांड है ना हमारे देश के अंदर वो लगातार इंक्रीज़ हुई है, और आने वाले टाइम पर साल 2030 तक वो डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी 2030 तक, ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। तो आने वाले टाइम पर कोल की डिमांड लगातार इंक्रीज़ होने वाली है। हालांकि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन तब भी कोल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर यही बताया गया आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या है जिसकी वजह से कोल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। सबसे पहली बात, आयरन और स्टील का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी वजह से आयरन स्टील को प्रोड्यूस भी करना होता है। तो आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करने के अंदर काफ़ी सारा कोयला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी वजह से डिमांड बढ़ रही है। प्लस लगातार हमारी जो इकॉनमी है वो आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है कोल के बेसिस पर। इंडिया लगातार कोल माइनिंग की तरफ पूरी तरह से फोकस कर रहा है। हम लोग कोल की खुदाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आज के टाइम पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोल माइनिंग को ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आ चुके हैं कोल माइनिंग के अंदर। इस वजह से लगातार कोयले का प्रोडक्शन भी हो रहा है। हमारी सरकार लगातार फोकस कर रही है कि हम लोग कोल प्रोडक्शन के कंपटीशन में लगातार इंक्रीज करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। इन सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, और लगातार इन सब चीज़ों की वजह से जो कोल की डिमांड है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको कहोगे अच्छी बात है, कोल की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, कोयला बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या होंगे उससे पहले यहाँ पर खुद ये जान लो पहले कि आखिरकार ये कोयला होता क्या है। ठीक है, जब हम लोग कोयले के बारे में बात करते हैं तो कोयला यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, इसको हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो आयरन, स्टील, स्टीम इंजन्स हो गए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आयरन के प्रोडक्शन के लिए, स्टील के प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट हम लोग जो बिजली का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के पीछे भी कोयला बहुत सारा लगता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर निकलती है कोयले से उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। नाउ आगे आते हैं, ये जो कोयला है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो एक दुनिया भर में एक क्वेश्चन आपका ये होगा, दुनिया भर में कोयले का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है, मतलब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर आपको चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया करता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद इंडोनेशिया और इंडिया भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग जब पर्टिकुलरली भारत के बारे में बात करें तो जो कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है भारत के अंदर वो आपको रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो वाला एरिया देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर। ठीक है, ये कुछ एरियाज है जहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कोयला है उसको हम लोग 4 रैंक के अंदर क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो 4 प्रकार के हम लोग इसको कह सकते हैं, 4 प्रकार से अलग अलग डिवाइड करते हैं। वो 4 रैंक कौन कौन सी हैं? एक है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा सब बिटुमिनस और उसके बाद चौथा इग्नाइट। ठीक है, अब जो ये चारों प्रकार के कोयले हैं इनकी रैंकिंग डिपेंड करती है इनके अंदर कार्बन कंटेंट के ऊपर। जिस भी कोयले के अंदर कार्बन ज़्यादा होगा, जिस भी कोयले के अंदर कार्बन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा, वो उतनी ज़्यादा हम लोग को एनर्जी देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया
कि चलो भाई कोयले की डिमांड बढ़ रही है, कोयला क्या है हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन कोयले की डिमांड बढ़ने से कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगी ना। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पहली प्रॉब्लम सुनो, पहली प्रॉब्लम होगी भाई कोयले की डिमांड बढ़ेगी तो इससे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कंट्री के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कोयला जो है, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इससे थर्मल पावर प्लांट में यूज़ हो रहा है, उसके बाद हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। नाउ जो ये कोल और इग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, ये एनुअल बेसिस पर 1.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन तो ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर। तो इसको पहली बात हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं एफोरेस्टेशन से। मतलब हम लोग ये फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा एक तरीके से पेड़ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर लोग डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर देखोगे, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई ज़्यादा बेहतर मतलब स्टेज नहीं है एफोरेस्टेशन का, ज़्यादा कोई बेहतर यहाँ पर सुझाव नहीं है एफोरेस्टेशन, तो ये भी बताया गया। तो एफोरेस्टेशन यहाँ पर कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कोयले का डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमने डिस्कस किया। इकॉनमी इंक्रीज़ हो रही है, हमने डिस्कस किया। इकॉनमी के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये हमने डिस्कस किया। लेकिन इसके काफ़ी सारे कंसर्न हो सकते हैं। कंसर्न यही कि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ सकता है और दुनिया भर में ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है कार्बन की वजह से, कोयले की वजह से। तो इंडिया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों के पास एक रिन्यूएबल एनर्जी हो, ठीक है। अगला आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा की गई है, गोल्डन लंगूर। इस आर्टिकल को आप लोग अगेन जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो और इस प्रकार के क्वेश्चंस हर साल आप लोग देख पाओगे, स्पीशीज़ के बारे में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग गोल्डन लंगूर के बारे में बात करें क्यों है चर्चा में, तो अभी हुआ क्या है, असम के अंदर यहाँ पर कुछ विलेजर्स हैं जिन्होंने अपोज किया। ये असम के अंदर आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेगा, खासकर वेस्टर्न असम के अंदर। तो हुआ क्या यहाँ पर, वहाँ पर क्या हुआ, उस पर्टिकुलर एरिया को एक सेंचुरी का टैग देने के बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन असम के लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग यहाँ पर नहीं चाहते कि उस पर्टिकुलर एरिया को सेंचुरी का टैग दिया जाए। तो इसी वजह से गोल्डन लंगूर्स चर्चा में आए। तो गोल्डन लंगूर्स कौन है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकीपाइथेकस गी करके इसका नाम देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो गोल्डन लंगूर्स आपको ज़्यादातर इसके कलर से पहचान में आ जाएगा, ये गोल्डन कलर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका फर जो होता है वो गोल्डन कलर का देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर इनके जो फर के जो कलर हैं वो चेंज होते रहते हैं, सीजन वाइज जो है बदलते रहते हैं, या फिर एक दूसरे जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस रीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, उस रीजन वाइज भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो कलरिंग है वो चेंज होती रहती है। जो कलर है यहाँ पर आप कह सकते हो ये डिफरेंट रहता है एडल्ट्स के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और जो लंगूर रहते हैं उनके अंदर डिफरेंट रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जनरली गोल्डन कलर ही देखने को मिलता है। इसी वजह से इसको हम लोग गोल्डन लंगूर भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें ये गोल्डन लंगूर आखिरकार पाए कहाँ पे जाते हैं, तो इनका जो हैबिटेट है वो आपको वेस्टर्न असम देखने को मिलेगा। भारत के अंदर तो एग्जैक्टली आपको वेस्टर्न असम में देखने को मिलेंगे, प्लस उसके बाद भूटान के अंदर भी ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो हैबिटेट है वो कुछ ही रीजन के अंदर है, भूटान के अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रिवर्स है उसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगेन एक बात यह आती है कि आखिरकार इन गोल्डन लंगूर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो इनको खतरा किस बात का है, ठीक है, इनको थ्रेट क्या है। तो थ्रेट में पहला थ्रेट आता है रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट। ये पहले से ही बहुत कम जगह में पाया जाता है। एग्जैक्टली हम बात करें तो आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न असम के अंदर ये एक एंडेमिक स्पीशी है, मतलब कि वेस्टर्न असम के अंदर ही पाई जाती है, उसके अलावा कहीं पाई नहीं जाती। तो अपने आप में सबसे बड़ा खतरा यही है। प्लस वहाँ पर भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल जाता है, बिजली के तारों की वजह से, करंट की वजह से यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है, या फिर भारी भरकम डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार पेड़ की कटाई हो रही है। उस पेड़ की कटाई की वजह से भी आज के टाइम पर इन लंगूर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इनको बचाने के लिए हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी हो गया, ठीक है, जो न्यू दिल्ली है, इन्होंने काफ़ी हद तक फोकस किया है, बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करी है जहाँ पर हम लोग गोल्डन लंगूर के बीच में ब्रीडिंग करवाएंगे असम में। तो 2011 में फोकस किया गया था कि इनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी और ब्रीडिंग करवाकर इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा। उसके बाद ये भी बताया गया जो आज के टाइम पर रिकॉर्डेड एस्टिमेशन है असम के अंदर, अगर हम बात करें 2009 के अंदर तो लगभग 5140 गोल्डन लंगूर हुआ करते थे। फिर उसका सेंसस अभी दोबारा हो नहीं पाया क्योंकि 2020 के अंदर क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से अभी सेंसस प्रॉपरली हो नहीं पाया। उसके बाद गोल्डन लंगूर का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशी के अंदर आप कह सकते हो IUCN के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब कि यहाँ पर इसकी जान को काफ़ी खतरा है, इसको हमें बचाने की काफ़ी हद तक आवश्यकता है। ओके, नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा और फटाफट वीडियो को भी लाइक करते रहना।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये क्या है? तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हाल ही में क्या हुआ है, जो सरकार है उन्होंने क्लैरिफाई किया जो आधार कार्ड होगा हस्बैंड्स का, वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पर हस्बैंड का आधार कार्ड मैंडेटरी था, बट अभी यहाँ पर कोई भी आधार कार्ड इतना मैंडेटरी देखने को मिलेगा नहीं। फिलहाल ये कोई आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो आखिरकार ये योजना क्या है? तो एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, यानी कि माँ को एक तरीके से काफ़ी कुछ बेनिफिट्स देने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग 1 जनवरी 2017 से। एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार इसको चलाती है। इसको एग्जीक्यूट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन को कैश बेनिफिट्स दिया जाता है, कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है उनके बैंक अकाउंट में, ताकि वो लोग कुछ अच्छा खाना खा पाएँ, और अच्छा खाना खाएंगी, न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी होंगी, तो इससे यहाँ पर डेफिनेटली जो एक तरीके से बेबी है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो बेनिफिशरीज कौन है? बेनिफिशरीज यहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन देखने को मिलेंगी और लैक्टेटिंग मदर्स। प्रेग्नेंट वीमेन के साथ साथ जो ऐसी मदर जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर ये फ़ायदा पहुँचाने के बारे में बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर, तो ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला है कि जो हेल्थ है वो बेसिकली यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखोगे कि जो अंडर न्यूट्रिशन है हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ठीक है, माँ के लिए जो यहाँ पर योजना लाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में आप लोग देखोगे तो अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से विमेंस काफ़ी सफ़र कर रही हैं। उसके बाद बताया गया, अगर हम लोग बात करें, हर तीसरी विमेन अंडर नॉरिश्ड है। ठीक है, उनको प्रॉपरली एक अच्छा खाना नहीं मिल पाया है, और इसकी वजह से हर दूसरी विमेन एनीमिक से गुजर रही है, एनीमिया की कंडीशन से गुजर रही है। उसका तीसरा आपको देखने को मिलेगा, अंडर नॉरिश जो विमेन है वो यहाँ पर अब बच्चे को जन्म देंगी तो वो बच्चा भी लो बर्थ का होगा। ठीक है, लो बर्थ वेट होगा, मतलब उस बच्चे के अंदर भी जब अच्छा, मतलब माँ के आप कह सकते हो पेट में बच्चा पल रहा है, अब माँ के अंदर खाना अच्छा नहीं जाएगा, अच्छा न्यूट्रिशन भरपूर खाने नहीं जाएगा, तो क्या बच्चे तक कोई अच्छा सा पोषण आहार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो बच्चे का बर्थ वेट वगैरह वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो सिचुएशन काफ़ी बेकार हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पर पूरी लाइफ साइकिल तक ये चीज़ें यहाँ पर भुगतनी पड़ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया कि घर का खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जो वेमेंस हैं उनको काम करना पड़ जाता है, अपना पैसा कमा कर यहाँ पर उनकी फैमिली को चलाना पड़ता है। प्रेगनेंसी की लास्ट डेज तक यहाँ पर वो लोग काम करती हुई नजर आती हैं, तो इससे भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उन सब की मदद करने के लिए यहाँ पर ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज तक उन्होंने काम किया, ठीक है, पेट में बच्चा है उसके लास्ट वक्त तक काम किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी उसके बाद फिर से काम करने लग गए, हालांकि वहाँ पे उस पीरियड के अंदर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लेकर आया गया, जिसमें बोला गया 5,000 रुपये हम लोग प्रेग्नेंट वेमेन को प्रोवाइड करवाएंगे, और लैक्टेटिंग मदर को उनकी पहली डिलीवरी के बाद ये पैसा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत जो भी न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर ले पाएंगी, जिससे कि यहाँ पर उनकी रिकवरी वगैरह हो पाएगी। बाकी वो इस स्कीम के अंदर क्या क्या है मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया। जो ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स यहाँ पर अवेलेबल जो रहेंगे, ये बेसिकली कोई भी जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं, जो सरकारी नौकरी हैं बहुत सारी औरतों की, वहाँ पर उनको नहीं दिया जाएगा। बेसिकली जो कि एक तरीके से जो डिजर्विंग है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर इस स्कीम को लेकर आया गया है। साथ ही साथ आप लोग इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो, कुछ और भी स्कीम्स है वेमेन से रिलेटेड, उनके बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। एक है आपको इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, उसके बाद कुदुम्बश्री इन केरला, पोषण अभियान हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गए। तो अलग अलग स्कीम्स है जो कि वेमेन को भी सपोर्ट करती हैं। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब फटाफट यहाँ पर अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1963 के अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पर पाकिस्तान ने सक्शकम वैली एक कंट्री को दे दी थी, उस कंट्री का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन, जो गोल्डन लगून है उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। थर्ड क्वेश्चन, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कौन सी तारीख को हर साल, तो उसका तारीख का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोल है, कोयले को हम लोगों ने 4 रैंक में डिवाइड कर रखा है, वो 4 रैंक कौन कौन सी है, उन चारों के नाम आपको बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट्स हो चुकी हैं, ये आप लोगों को बताना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सी तारीख को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप लोग को इसके बारे में बताना है। बाय द वे इन सभी के आंसर्स मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिलहाल तो खुद यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और डेफिनेटली आपको काफ़ी मदद मिलेगी और एग्जैक्टली आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। आई होप आप लोग को आज मज़ा आ गया होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।